हेलो व्यूवर्स, ये है नॉलेज वाइब्स। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जिनके परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। आज का पहला क्वेश्चन है कि केन्स का रोजगार सिद्धांत है व्यष्टिमूलक, समष्टिमूलक, दोनों या दोनों नहीं। तो देखिए, जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है उस सिद्धांत में जो उसने मान्यताएं दी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि ये एक अल्पकालीन विश्लेषण है, ये बंद अर्थव्यवस्था पर लागू होता है, पूर्ण प्रतियोगिता को उसने इसमें मान्यता दी है, उत्पादन के घटते प्रतिफल के बारे में उसने बताया है। साथ ही साथ उसने ये भी माना है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम होने के साथ साथ मूल्य संचय का साधन भी है और अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी सदैव उपस्थित रहती है। और जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है वो व्यष्टिमूलक है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला है कि गुणक होता है 1/MPC, 1/1 - MPS, 1/MPS, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। तो देखिए यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन सी। अगर आप सीमांत बचत प्रवृत्ति को लेकर चलते हैं तो जो के होता है, के बराबर हो यानी के गुणक को दिखाता है, होता है 1/MPS। अगर आप सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करते हैं तो के बराबर होता है 1/1 - MPC। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। इसके अलावा ये डी ऑप्शन जो है ये त्वरक गुणांक को दिखाता है, तो गुणक के बारे में जब पूछा गया है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। इसके बाद अगला है कि त्वरक गुणांक क्या होता है। तो देखिए, जो त्वरक गुणांक होता है वो होता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। त्वरण जो है वो उपभोग के परिवर्तनों का निवेश पर प्रभाव प्रदर्शित करता है और जो इसका फॉर्मूला है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी, इसको अगर आप हिंदी में बोलें तो ये होगा प्रेरित विनियोगों में परिवर्तन अपॉन उपभोग में परिवर्तन। यानी आई जो है यहाँ पर प्रेरित विनियोग को दिखा रहा है और डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और सी जो है यहाँ पर डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, चाहे वो घटे या बढ़े, किसी भी तरह का परिवर्तन हो। और आई जो है ये प्रेरित विनियोग है और सी जो है कंजम्पशन यानी उपभोग है। तो क्योंकि त्वरण उपभोग के परिवर्तनों का निवेश पर प्रभाव होता है, इसलिए डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि गुणक का एमपीसी के साथ विपरीत संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, आनुपातिक संबंध होता है या फिर कोई संबंध नहीं होता है। देखिए, एमपीसी होती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंजम्पशन। तो इसके साथ जो है गुणक का वो सीधा संबंध होता है। और अगर क्वेश्चन आए कि एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ कैसा संबंध होता है, तो विपरीत संबंध होता है। दोनों ही बातें याद रखनी है कि गुणक का एमपीसी के साथ तो सीधा संबंध है, यहाँ पे बी है, सीधा संबंध होता है, और एमपीएस के साथ इसका विपरीत यानी उल्टा संबंध होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी एमपीसी के साथ कभी एमपीएस के साथ। इसके बाद अगला है कि जो त्वरक है वो संबंधित है स्वतंत्र विनियोग से, प्रेरित विनियोग से, दोनों से या किसी से भी नहीं। तो देखिए, जो त्वरक का फॉर्मूला होता है, त्वरक गुणांक है, उसी में लिखा हुआ है प्रेरित विनियोगों में परिवर्तन बटे उपभोग में परिवर्तन। तो जो आपका त्वरक होता है वो अप्रेरित विनियोग से जो है संबंधित होता है। यहाँ पर आपका जो है बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कीन्स समर्थक थे मुक्त व्यापार के, संरक्षणवाद के, बाजार अर्थव्यवस्था के या उपरोक्त सभी के। तो देखिए, कीन्स ने जो इन सभी बातों में से जो समर्थन किया है वो किया है संरक्षणवाद का। मुक्त व्यापार का इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो उनके रोजगार सिद्धांत की मान्यताएं हैं उसमें बंद अर्थव्यवस्था उन्होंने मानी है, तो पहला तो कट जाएगा
बंद अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, ना कि मुक्त व्यापार के। ये बंद अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर व्यापार हो तो वो अपने इकोनॉमी में जो पिछड़े हुए थे या पिछड़े हुए उद्योग हैं या जिन उद्योगों से वो अर्थव्यवस्था ज़्यादा लाभ कमा सकती है, उनके लिए उन्होंने संरक्षणवाद की बात कही है। तो वो समर्थक थे संरक्षणवाद के। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका जो है वो सही है। इसके बाद अगला है कि तोरक की धारणा प्रस्तुत की है। जे.बी. से ने, जे.एम. कीन्स ने, सैमुअल्सन ने या अफ्तेलियन ने। तो देखिए, जो तोरक की धारणा वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत की है वो की है जे.बी. क्लार्क ने, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अगर जे.बी. क्लार्क के बाद जो सबसे पहले इस बारे में विचार किया वो थे अफ्तेलियन। जब जे.बी. क्लार्क ऑप्शन में नहीं है तो आपको आंसर लगाना है अफ्तेलियन, नहीं तो जे.बी. क्लार्क इसका सही आंसर होता। जे.बी. से ने अपने रोजगार सिद्धांत में किस मान्यता को मानकर चले हैं या किस मान्यता को उन्होंने माना है? यानी ब्याज की दर में लोच की वो मान्यता को मानकर चलते हैं, मजदूरी की दर में लोच को, या कीमतों में जो कीमत लोच को। तो देखिए, जो जे.बी. से हैं उन्होंने इन सभी बातों को सभी लोच को अपने जो सिद्धांत की मान्यताएं हैं उसमें जगह दी है। तो उनका जो सिद्धांत है जे.बी. से का वो ये है कि मुद्रा स्वयं अपनी पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। ये प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का जो है एक मर्म बिंदु है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अति उत्पादन के और फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं। अर्थव्यवस्था का स्वरूप लोचशील है। तो जब अर्थव्यवस्था का स्वरूप लोचशील है तो उसमें ब्याज की दर, मजदूरी और कीमतें सभी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो होगा उपयुक्त सभी। जे.बी. से का मानना है कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप लोचशील है। फिर है कि जो ड्यून्सबरी थे उनके विचार में किसी दिए गए समय पर उपभोग केवल चालू आय स्तर पर निर्भर करता है, पिछली आय पर भी निर्भर करता है, उपरोक्त दोनों सत्य हैं या उपरोक्त दोनों असत्य हैं। देखिए, जो सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यून्सबरी ने प्रस्तुत की, उस परिकल्पना के अनुसार व्यक्ति उपभोग के संबंध में अपनी आय के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले पड़ोसियों पर भी उपभोग वैसे प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति न केवल अपनी इनकम से प्रभावित होगा बल्कि वो इस बात से भी अपना उपभोग प्रभावित करेगा कि उसके आसपास जो पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो कैसा खर्च कर रहे हैं, उनका स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है उनका। और इसलिए उसने ड्यून्सबरी ने इसे उपभोग ढांचे का सामाजिक आचरण भी कहा है। आय का स्तर गिरने से उपभोग के स्तर में कमी आ जाएगी, परंतु वह आय की तुलना में आय जो है कम आएगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया उपभोग स्तर को बनाए रखने के लिए लोग अपनी पिछली बचत का प्रयोग करते हैं। जब पिछली बचत का प्रयोग करते हैं तो पिछली आय पर भी निर्भर हो गया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन बी जो है वो सही है। जे.आर. हिक्स द्वारा प्रस्तुत सुपर मल्टीप्लायर का विचार अनुपात बताता है। देखिए, एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि सुपर मल्टीप्लायर का विचार किसने दिया, तो जे.आर. हिक्स ने दिया, और वो किस किस चीज़ के बीच में अनुपात बताता है ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। जे.आर. हिक्स ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो सौता विनियोग है और जो संतुलन उत्पादन है, उन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो सुपर मल्टीप्लायर जो है आपको बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? जे.एम. कीन्स, ड्यून्सबरी, फ्रीडमैन, आर्थर स्मिथिज। तो देखिए, जो सापेक्ष आय परिकल्पना है वो प्रस्तुत की है ड्यून्सबरी ने। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि स्थायी आय परिकल्पना किसने विकसित की? तो स्थायी आय परिकल्पना जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन ने प्रस्तुत की। ये दोनों ही याद रखें। अब दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यून्सबरी,
और स्थायी आय परिकल्पना जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन, और इसके अलावा एक जीवन चक्र परिकल्पना पूछी जाती है जो प्रोफेसर एंडो और मोदी गिलियानी एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता यानी MEC ब्याज दर से अधिक है तब विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर ब्याज दर से अधिक है पूंजी की सीमांत उत्पादकता तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा लोन उठाएंगे, क्योंकि जितना वो ब्याज दे रहे होंगे अपने पैसे पर, उससे ज़्यादा वो उससे फ़ायदा ले रहे होंगे। तो जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर से अधिक रहती है, लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इसलिए कि यदि पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर से अधिक होगी तो विनियोग पर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए बाजार शक्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है। बाजार शक्तियों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बाजार शक्तियों पर आंशिक नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को स्वयं आर्थिक नीतियों का जो है निर्धारण करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात चल रही है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है JBC का रोजगार सिद्धांत। तो उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग मान्यता ये है कि जो बाज़ार में वस्तु की जो कीमत निर्धारण है, जो अति उत्पादन है, वो स्वतः ही मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा जो है वो निर्धारित हो जाता है। तो बाज़ार शक्तियों पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए सरकार का। लेज़िस फेयर नीति का इन्होंने समर्थन किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बात हो रही है तब। इसके बाद अगला है कि कौन सा कथन सत्य है। APC + APS = 1, MPC + MPS = 1, उपयोग दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये दोनों ही कथन सत्य हैं। जो आपका APC होता है और जो यानी APC और APS होता है, उन दोनों का जोड़ भी एक ही आता है। और साथ ही साथ जो आपका MPC होता है उसका और MPS का जोड़ भी एक ही आता है। यानी जो आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति जोड़कर इकाई के बराबर आएगा, और सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को जोड़ेंगे तो भी वो इकाई की बराबर ही आएगा। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी सही है। ये दोनों ही वक्तव्य जो हैं आपके वो सही हैं। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है GNP साधन कीमतों पर माइनस मूल्य ह्रास। राष्ट्रीय आय बराबर होता है NNP साधन कीमतों पर। राष्ट्रीय आय बराबर होता है लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ। या राष्ट्रीय आय जो है वह बराबर होता है बचत और उपभोग साधन कीमतों पर। तो देखिए, इसमें गलत कथन पूछा है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर अगर उपभोग को बाजार कीमतों पर लिखता तो ये ऑप्शन सही भी हो सकता था, लेकिन इन चार ऑप्शंस को और आप देखेंगे तो जो नेशनल इनकम है वो बचत और उपभोग के बराबर नहीं होती, वो भी साधन कीमतों पर। बाकी सारी ठीक हैं। सी ऑप्शन को आप देखिए, जब आप देश में काम कर रहे सारे ही साधनों की जो इनकम है उनको आप जोड़ देंगे, यानी लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है साधन कीमतों पर, वही राष्ट्रीय आय कहलाता ही है। और तीसरा है कि जो राष्ट्रीय आय है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मूल्य ह्रास घटा देंगे तो राष्ट्रीय आय निकलेगा। जब GNP से आप मूल्य ह्रास घटाएंगे तो आपका NNP आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, ये गलत है। और जो गलत है वही इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ये सेट का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि GNP यानी को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। NNP + डेप्रिसिएशन, NNP + डायरेक्ट टैक्स, NNP + इनडायरेक्ट टैक्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से जो आंसर आपको सही लगे उसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें उसका। और अगर हमको हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।